मेरे डिजिटल मन से जुड़े आप सभी को पुनः नमस्कार। बाबुल गुरुकुल के 11वें दिन में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। और आज एनसीसी डे 2020 जो नवंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है, इस दिन अमर जवान ज्योति भारत पर माल्यार्पण समारोह, किसी समसामयिक विषय पर एनसीसी व्याख्यान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और साहसिक अभियानों जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो आज इस डिजिटल मंच पर एनसीसी डे के अवसर पर एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्रीय कैडेट कोर पर कुछ बेसिक्स बातें प्रस्तुत की जाएगी कि एनसीसी में एडमिशन कब होता है, कैसे होता है और इससे हमें क्या लाभ होता है। तो एनसीसी पर चर्चा करने से पहले हमें जागरूकता के अंतर्गत रेडिएशन पर कुछ चर्चा करूंगा कि हम सभी आजकल इंटरनेट के आदी हो चुके हैं। तो हम लोगों को सोने वक्त कम से कम अपने मोबाइल फोन को अपने तकिए के पास, पिलो के पास रखकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उससे निकलने वाली रेडिएशन, जिसे रेडियो वेव रेडिएशन कहते हैं, वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन कई दीवारों को भेदते हुए हमारे मोबाइल फोन तक नेटवर्क प्रदान करती है। हालांकि यह उतने पावरफुल नहीं होते हैं, यह कम हार्मफुल होते हैं हमारे बॉडी के लिए भी, मगर हमारे आसपास इन्वायरमेंट में कई सारी मशीनें कई प्रकार के रेडिएशन रिलीज करती है और हम उसके लगातार टच में रहने से हमारे हार्ट बीट एबनॉर्मल हो सकते हैं, कैंसर, अल्जाइमर जैसे बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो रेडिएशन मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक को आयनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं, जिसके अंतर्गत गामा रेज, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेड जो हमारी स्किन को प्रभावित करती है, एक्स रे या अन्य बॉडी स्कैनिंग मशीन आदि आते हैं, जो काफ़ी पावरफुल होते हैं और हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल भी साबित होती है। और दूसरी है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, जिसके अंतर्गत रेडियो वेव यानी कि मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन, माइक्रोवेव इलेक्ट्रिक चूल्हे से निकलने वाली रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन यानी कि रिमोट से निकलने वाली रेडिएशन, विजिबल लाइट रेडिएशन यानी कि बल्ब और मरकरी से निकलने वाले रेडिएशन आदि आते हैं, जिससे हम डेली लाइफ में बराबर वाकिफ होते रहते हैं। हालांकि यह कम पावरफुल होती है अपेक्षा आयनाइजिंग रेडिएशन से। तो अब हम चर्चा करते हैं एनसीसी के बारे में कि एनसीसी का प्रशिक्षण क्यों लें और इससे क्या लाभ होगा। इस पर चर्चा करने से पहले हम जानेंगे कि एनसीसी क्या है और इसकी स्थापना क्यों हुई और कब हुई। तो साल 1914 और 1917 के बीच प्रथम विश्व युद्ध के कारण अंग्रेजी फौज में सैनिकों की बड़ी कमी होने के कारण अंग्रेजी शासक भारतीय विश्वविद्यालयों के छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण देना चाहते थे, जिससे उनकी फौज के लिए अच्छे ऑफिसर या सैनिक मिलते रहे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर सन 1917 में यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना की गई। यूनिवर्सिटी कोर का पहला ट्रूप कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 3 नवंबर 1917 को अपने यहाँ स्थापित किया। भारत सरकार ने सन 1946 में पंडित हृदयनाथ कुजरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति की स्थापना की, जिसके सफल संचालन के लिए रक्षा मंत्रालय में एनसीसी निर्देशालय डायरेक्टरेट्स की अप्रैल 1948 में स्थापना की गई। तो भारत सरकार द्वारा समिति की कुछ सिफारिशें स्वीकार करते हुए 1948 के एनसीसी अधिनियम के द्वारा रक्षा मंत्रालय के अधीन आज़ादी के 11 माह बाद 16 जुलाई 1948 को एनसीसी की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत धीरे धीरे इसमें कई सारी गतिविधियों को शामिल किया गया, जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति, खेल कूद, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग आदि। जिस संगठन के भारत में कुल आज 17 निर्देशालय हैं, 92 ग्रुप हेडक्वार्टर्स हैं और इस ग्रुप हेडक्वार्टर्स के अंदर कई छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं और इसके अंतर्गत लड़के व लड़की दोनों को प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तो एनसीसी के मुख्य कैंप आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप, टीएससी थल सैनिक कैंप, जीबीएम गणेश वासुदेव मूल्यांकन को माना जाता है, जो कि 4 से 5 महीने की कैंप होती है। इसके अलावा एएलसी एडवांस लीडरशिप कैंप, आर्मी अटैचमेंट कैंप, ट्रैकिंग कैंप, रॉक क्लाइंबिंग, स्नो स्कीइंग आदि कई प्रकार के कैंप का आयोजन कर साहसिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं और सारे शिविर 10 से 12 दिनों का होता है। इसके अलावा एनआईसी कैंप, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप का आयोजन कर एक दूसरे राज्यों के खान पान, वेशभूषा व संस्कृति को जानने का मौका दिया जाता है और कैंप में होने वाली हर खर्च को भारत सरकार के अधीन रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। तो वर्तमान समय में भारत में लगभग 14 लाख एनसीसी कैडेट्स हैं और एनसीसी का मोटो, एनसीसी का उद्देश्य यूनिटी एंड डिसिप्लिन को 23 दिसंबर 1957 को माना गया और एनसीसी के सॉन्ग के रचयिता
एक्स कैडेट एस आकाश हैं, जिसके मुख्य बोल है हम सब भारतीय हैं। एनसीसी को इंडियन आर्मी का सेकेंड लाइन माना जाता है। एनसीसी के आर्मी की तरह ही सारी यूनिट होते हैं, जिसमें आर्मी विंग, नेवी विंग एंड एयर विंग होते हैं। एनसीसी एक अंतर सेवा संगठन है, इसलिए इसका झंडा 3 रंग की 3 समान खड़ी पट्टियों में बना हुआ है। इसमें सबसे दाहिने लाल रंग की पट्टी, बीच में गाढ़ी नीले रंग की पट्टी तथा बाएं आसमानी रंग की पट्टी होती है, जो कि क्रमशः थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना का प्रतीक है। झंडा के बीच में 17 पंखुड़ियों का बना एक चक्र है, जो कुल एनसीसी के 17 निर्देशालयों का प्रतीक है। तो अब हम बात करते हैं एनसीसी की एम्स की, राष्ट्रीय कैडेट कोर की उद्देश्य की। तो इसके मुख्य 3 उद्देश्य हैं। पहला है देश के युवाओं में चरित्र, साहचर्य, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता, रोमांच तथा निस्वार्थ सेवा भाव का संचार करना। जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करना व देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना। सशस्त्र सेना में जीविका बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करने हेतु उचित वातावरण प्रदान करना। तो अब हम बात करते हैं एनसीसी में एडमिशन कब होती है और कैसे होती है। तो स्कूल या कॉलेज में नए सत्र की पढ़ाई के लिए नामांकन प्रक्रिया की जब शुरुआत होती है, तो उसी समय या कुछ दिनों बाद कॉलेज या स्कूल की एनसीसी यूनिट भी एनसीसी में नामांकन के लिए नोटिफिकेशन जारी करती है और कुछ शारीरिक मापदंड की परीक्षण लेकर नामांकन की जाती है। तो एनसीसी पूर्ण करने के बाद कैडेट्स आगे अपनी जीविकोपार्जन को डिफेंस लाइन में कैरियर बनाएंगे या नहीं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। मगर एनसीसी यूनिट फिजिकल टेस्ट इसी बेस पर लेती है कि कैडेट्स आगे डिफेंस लाइन में ही कैरियर बनाएंगे। तो स्कूल में जूनियर डिवीजन के लिए 2 वर्ष का प्रशिक्षण होता है, वहीं कॉलेज में सीनियर डिवीजन के लिए सर्टिफिकेट बी एंड सी के लिए 3 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। एनसीसी में एडमिशन के यह महत्वपूर्ण होता है कि जिस कॉलेज के एनसीसी यूनिट में एडमिशन लेना चाहते हैं वो उसी कॉलेज के स्टूडेंट होने चाहिए और कॉलेज में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं का ही एनसीसी में एडमिशन लिया जाता है। एनसीसी सीनियर डिवीजन में एडमिशन के लिए एनसीसी जूनियर डिवीजन की सर्टिफिकेट ए की आवश्यकता नहीं होती है, मगर सर्टिफिकेट सी के लिए सर्टिफिकेट बी का होना अनिवार्य होता है। तो कई कॉलेज में एनसीसी की यूनिट नहीं होती है, तो इस कंडीशन में एनसीसी में नामांकन हेतु इच्छुक छात्र छात्रा शहर में स्थित एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर में जाकर नामांकन करवा एनसीसी की प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो एनसीसी में एडमिशन लेने के बाद कैडेट्स को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देने के बाद उसे एलसीपीएल लांस कारपोरल, सीपीएल कारपोरल, सार्जेंट, यूओ अंडर ऑफिसर, एसयूओ सीनियर अंडर ऑफिसर, एसएसयूओ सुपर सीनियर अंडर ऑफिसर की रैंक दी जाती है। तो अंडर ऑफिसर एंड सीनियर अंडर ऑफिसर को 2 कलर में डिवाइड कर रैंक दी जाती है। जो लाल पट्टों पे पीली फीती का रैंक यह दर्शाता है कि वह आरडीसी, टीएससी या जेबीएम रिटर्न है, और लाल पट्टों पे काली फीती यह दर्शाती है कि वह आरडीसी, टीएससी, जीबीएम तो रिटर्न नहीं है, मगर अन्य गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसके लिए उसे यह रैंक प्रदान किया गया है। इसके अलावा एनसीसी प्रशिक्षण के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले को नगद धनराशि, सर्टिफिकेट, मेडल या अन्य प्रकार के पुरस्कार प्रदान की जाती है, जिससे कैडेट्स के मनोबल को बढ़ावा मिलता रहे। अब बात करते हैं एनसीसी की फुल यूनिफॉर्म की, और इसे एक तस्वीर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि किसे किस नाम से जाना जाता है। तो कैप पे लगी लाल रंग के पंख को हैकल कहते हैं, और उस हैकल को कैप से जोड़ने वाली कड़ी को कैप बैच कहते हैं, और उस कैप को बैरेट कैप भी कहते हैं। फिर उसके नीचे गले में लगे पट्टे को नेक स्कार्फ कहते हैं। दोनों शोल्डर पे अंडर ऑफिसर, सीनियर अंडर ऑफिसर और सुपर सीनियर अंडर ऑफिसर के रैंक लगते हैं। बॉडी के बाईं तरफ बाईं बांह से चारों बगल घूमते हुए जो रोप पॉकेट में लगती है उसे लाइन गार्ड कहते हैं। बाईं तरफ सीने पे कैडेट के बैच, एनसीसी शील्ड और अन्य मेडल लगे होते हैं। बॉडी के दाईं तरफ नेम प्लेट लगते हैं और दोनों बांह पे एनसीसी के टाइटल शोल्डर लगे होते हैं। फिर खाकी शर्ट, फिर उसके नीचे बेल्ट। तो बेल्ट के नीचे जो पट्टे लगे होते हैं उसे कमरबंद कहते हैं। फिर उसके बाईं तरफ से जो एक पट्टे गिरे हुए हैं उसे झालर कहते हैं। फिर दोनों हाथों में ग्लव्स लगे होते हैं। फिर खाकी पैंट जिसे ट्राउजर कहते हैं, उसके नीचे जो व्हाइट पार्ट है उसे स्पैड कहते हैं। फिर उसके नीचे शू विथ पॉलिश।
पहनने होते हैं। तो अब चर्चा करते हैं एनसीसी से होने वाले लाभ के बारे में। तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर को काफ़ी सारी छूट मिलती है अगर वो किसी भी प्रकार से डिफेंस लाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो। कुछ एग्जाम में 2 से 10% तक का बोनस अंक दिया जाता है। कुछ एग्जाम में रिटेन से छूट दे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल होता है, जैसे कि सीडीएस आदि। तो अब हम अलग अलग बातों को प्रस्तुत करते हुए हम बात करेंगे कि एनसीसी ट्रेनिंग से कैडेट में क्या बदलाव होते हैं, कैडेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सोसाइटी में कैडेट्स का क्या रोल होता है और उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। चूंकि एनसीसी साहसिक प्रशिक्षण एडवेंचर ट्रेनिंग करवाती है, जिनका उद्देश्य होता है कि कैडेट्स में साहसिक क्रियाकलाप के प्रति जागृति पैदा करना, कैडेट्स में साहसिक प्रशिक्षण के प्रति आत्मविश्वास पैदा करना, कैडेट्स में साहस तथा सहवर्ग की भावना का विकास करना, कैडेट्स में लक्ष्य प्राप्त करने हेतु जोखिम उठाने की क्षमता का विकास करना, कैडेट्स में अनुशासन की भावना पैदा करना, कैडेट्स में फुर्ती तथा आत्मबल का विकास करना, कैडेट्स में मिलजुल कर काम करने की आदत डालना, समय का पाबंद रहना, पंक्चुअल रहना, बहाने न बना, निसंकोच रह, कठोर परिश्रमी बने, कैडेट्स में नेतृत्व के गुणों का विकास करना। तो नेतृत्व के जो अच्छे गुण हैं उनके बारे में उन्हें बताया जाता है कि उनकी छवि अच्छी होनी चाहिए, वो चरित्रवान होनी चाहिए, वो एक साहसी होना चाहिए, वो एक उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, वो एक सहनशीलता वाला होना चाहिए, उसमें उत्साहवर्धक होनी चाहिए, वो सकारात्मक विचार वाला होना चाहिए, उसमें सत्यवादिता होनी चाहिए, इस स्थिति के अनुसार वह निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए, वह न्यायी होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से कैडेट को कष्ट सहने का अभ्यास हो जाता है, कैडेट्स में सहिष्णुता आती है, वह धैर्यवान और शक्ति संपन्न हो जाता है, उसके हृदय की संकुचित विचारधारा नष्ट हो जाती है, स्नेह, मातृत्व व उदारता की भावना का विकास तथा विचारों में दृढ़ता आती है। कैडेट्स को सामाजिक सेवा में व्यस्त रखा जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि कैडेट्स में निस्वार्थ भाव से रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना, कैडेट्स में परस्पर सहयोग की भावना की वृद्धि करना, कैडेट्स को श्रम की प्रतिष्ठा की शिक्षा देना, कैडेट्स का फालतू समय इधर उधर में न गुजरे और उनका सामाजिक क्रियाकलापों के प्रति विभिन्न क्षेत्रों में वो भाग ले सके। कैडेट सामान्यतः निम्न सामाजिक क्रियाकलाप में भाग लेते हैं, जैसे कि रक्तदान करना, साक्षरता अभियान, दहेज निवारण अभियान, बीमारियों के विरुद्ध अभियान, श्रमदान, आई कैंप में मरीजों की देखभाल, नशा मुक्त अभियान, ट्रैफिक कंट्रोल, प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य, वृक्षारोपण, समाज में जागृति पैदा करने हेतु व्याख्यान, मीटिंग, फोल्डर, पोस्टर आदि की व्यवस्था करना। तो इन कार्यों में व्यस्त रहने से कैडेट्स के हृदय में परोपकार, त्याग, उदारता और दया आदि उज्ज्वल भावनाओं का उद्भव होगा। कैडेट्स का नैतिक स्तर उन्नत होगा और वे स्वार्थ की पाशविक भावनाओं से ऊपर उठकर मनुष्य की ओर अग्रसर होंगे। कैडेट्स में मातृत्व की भावना जागृत होगी, कैडेट्स में नेतृत्व में गुण विकसित होंगे। भारत के राष्ट्र निर्माण के आधार तो क्या क्या हैं वो उन्हें बताया जाता है, जैसे कि भौगोलिक एकता, ऐतिहासिक एकता, राजनीतिक एकता, सामाजिक एकता, सांस्कृतिक एकता, मानसिक एकता, जातीय एकता, राजनीतिक चेतना, आर्थिक हित, धार्मिक समन्वय आदि। एनसीसी कैडेट्स राष्ट्र के निर्माण में क्या क्या योगदान दे सकते हैं वो चीज़ उनके बारे में बताया जाता है, जैसे कि लोगों को जागरूक रखना, लोगों को एकजुटता में रखना, समाज व राष्ट्र के प्रति सकारात्मक विचार रखना, अपने कर्तव्यों का पालन करना आदि। पर्यावरण के गिरावट के जो परिणाम होते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, क्लाइमेट चेंज, इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें बताया जाता है और उन्हें जागरूक किया जाता है ताकि वो इन सब चीज़ों के प्रति पॉजिटिव एक्शन ले सकें। चूँकि एनसीसी को डिफेंस लाइन का सेकेंड लाइन माना जाता है, तो एनसीसी कैडेट लड़ाई या किसी अन्य आपदा के समय सिविल प्रशासन की कैसे मदद कर सकते हैं उन्हें इस चीज़ के बारे में बताया जाता है कि जैसे कि जनता के मनोबल ऊंचा रखने की में मदद देना, अफवाहों को फैलाने से रोकना, आंतरिक सुरक्षा में मदद देना, नागरिक सुरक्षा के कार्यों में मदद देना, घायलों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना तथा उन्हें फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट देना, ट्रैफिक कंट्रोल आदि के कार्यों में मदद देना। ओवरऑल एनसीसी कई प्रकार की ट्रेनिंग देकर अच्छे नागरिक का क्या कर्तव्य होना चाहिए उन्हें बताया जाता है, जैसे कि वह आत्मसंयम वाला होना चाहिए, वह जागरूक होना चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य वाला होना चाहिए, वह शिक्षित होना चाहिए, कर्तव्य का पालन करने वाला होना चाहिए, मताधिकार का उचित उपयोग करने वाला होना चाहिए, निस्वार्थ भाव रखने वाला होना चाहिए, परिश्रमी व परोपकारी वाला होना चाहिए, देशभक्ति की भावना रखने वाला होना चाहिए,
वो अपने ज़मीर और ज़मीन दोनों से जुड़ा रहने चाहिए। वो अपने हर कार्य के प्रति लॉयल रहना चाहिए। वो नमक हराम ना बने, मानसिक व शारीरिक रूप से मजबूत बने। वह एक सामाजिक व पारिवारिक प्राणी बनकर जीवन व्यतीत करे। राष्ट्र हित में उनके विचार होनी चाहिए। तो आज का युवा कल का नागरिक होगा और पूरे देश का भार उसके कंधों पर होगा। इसलिए आज का छात्रा जितना प्रबुद्ध, कुशल, सक्षम एवं प्रतिभा संपन्न होगा, देश का भविष्य भी उतना ही उज्जवल होगा। इस दृष्टि से युवाओं के कंधों पर उनके दायित्व आ जाते हैं, जिसका निर्वाह करते हुए वह राष्ट्र निर्माण की दशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।